चरण सिंह की एक घटना में जरूर और सुनाऊंगा, आप लोगों की जानकारी बढ़ेगी। स्वामी दयानंद से मैं इसलिए जोड़ रहा हूं और उसके बाद में चौधरी अजीत सिंह को जोड़ूंगा, क्योंकि आज प्रसंग चौधरी अजीत सिंह के जन्मदिन का है। पर क्योंकि चौधरी चरण सिंह की विरासत उन्हीं के कंधों पर है, उन्हीं के हाथों में है, उन्हीं के ऊपर है, तो पहले चौधरी चरण सिंह को हम समझ लें। आज वो प्रासंगिक क्यों है, आज स्वामी दयानंद जी प्रासंगिक क्यों है। लोग तो कहेंगे कि दयानंद 200 साल पहले हुए, चौधरी चरण सिंह को हुए कितने दिन हो गए, आज उनके बारे में सोचने से लाभ क्या मिलेगा। किंतु मैं ये कहना चाहता हूं, आज पूरे देश की जो स्थिति है, बहुत हमारे नेताओं ने आज इस किसान आंदोलन के ऊपर आक्रमण किया, बहुत सारे हमारे साथियों ने और बहुत सारी बातों को उठाया है। मैं ये मानता हूं कि दयानंद सरस्वती और चौधरी चरण सिंह और उनके साथ ही फिर चौधरी अजीत सिंह जितने आज प्रासंगिक हैं, शायद उतने उस समय न रहे हों। आज देश जिस प्रकार से भटकाव की तरफ चला गया है, आज मजहब के नाम पर जब देश के अंदर ध्रुवीकरण बनाया जा रहा है, तो आप सोचिए कि उसका परिणाम भविष्य में क्या निकलेगा। सारे आर्थिक मुद्दे उस धर्म के उस घेरे के अंदर घुल करके रह जाएंगे और हम लोग आंख मीच करके हाथ उठाते रहेंगे। लोगों की जब मैं ये टिप्पणी पढ़ता हूं इस सोशल मीडिया के ऊपर कि अगर 100 रुपए का पेट्रोल बिक जाए और अगर 150 का डीजल भी बिक जाए तो भी हम खरीद लेंगे, किंतु तुम ये क्यों भूलते हो कि 370 धारा हटाने वाला कौन है। अर्थात आर्थिक मुद्दे गायब और इमोशनल मुद्दे एक नंबर पर। मैं ये मानता हूं कि भारत जिस प्रकार से गलत दिशा में ले जाया जा रहा है, चंद कारपोरेट घरानों के उसमें कब्जे में जिस तरह से बंद किया जा रहा है, ये आज इसीलिए चौधरी चरण सिंह की अर्थनीति और स्वामी दयानंद जी के इस देश के बारे में जो चिंतन है वो आज बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वामी दयानंद एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय नमक के ऊपर जब अंग्रेजों ने कानून बनाया था, टैक्स लगाया था, उसका विरोध सबसे पहले स्वामी दयानंद ने किया। गांधी जी ने तो 1930 में उठाया था दांडी मार्च, परंतु उससे पहले दयानंद सरस्वती उसको कंडेम कर चुके थे कि इससे तो नमक पर टैक्स लगा रहे हो, इससे तो आम गरीब आदमी जिसकी कोई आमदनी नहीं वो भी मर जाएगा, महंगा नमक कैसे खाएगा। वो जब स्टैंप ड्यूटी का बढ़ाया था, स्वामी दयानंद ने उसका विरोध किया था। स्वामी दयानंद को केवल आप एक धार्मिक व्यक्तित्व के तौर पर मत देखिए, उनका चिंतन देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और अनेक सारी शैक्षणिक सब दिशाओं में हम लोगों को एक प्रोग्राम देता है। मुझे वो घटना याद आती है, मैंने बड़ौत में एक बार सुनाई थी हजारों लोगों के बीच में, और उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था कि संयोग उस दिन भी किसान का और स्वामी दयानंद का था। संयोग आज भी देश के किसानों के रहनुमा चौधरी चरण सिंह और उनकी जो धरोहर है, उनकी जो विरासत है, उसके झंडा अपने हाथ में लेके चलने वाले चौधरी अजीत सिंह का प्रसंग है, इसलिए वो घटना महत्व रखती है। स्वामी दयानंद जी अपनी संध्या कर रहे गंगा के किनारे पर, रात के लगभग 2 बजे हैं। एक नौजवान औरत अपने और जो सूखे पत्ते थे पेड़ों के, उस पे जब उस महिला के पैर पड़े और उस पे आवाज आई सूखे पत्तों की, तो दयानंद सरस्वती की आंखें खुल गई। उनको लगा शायद कोई जंगल है, जानवर कोई आ गया या क्या बात है। आंख खोल के देखा तो एक युवती उनके सामने से जा रही है। वो बोले नहीं और वो युवती आगे बढ़ गई। गंगा में जो सामान उसके हाथ में था वो फेंक करके वो वापस चल पड़ी। जब वापस सामने आए तो स्वामी दयानंद जी बोल पड़े कि बहन तुम कौन हो? रात के इस अंधेरे में जब सारी दुनिया सोई हुई है, आप यहाँ पर अकेले में इसमें कैसे आ गई? क्या इस मुसीबत है तुम्हारे ऊपर जो इस समय तुमको यहाँ आना पड़ा? उन्होंने कहा कि सन्यासी, तुम भगवान का भजन कर रहे हो, तुम्हारा काम भगवान को भजन करना और उसको प्राप्त करने का ही होता है। साधु सन्यासियों को दुनिया के सारे झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। ये दुनिया तो दुखों का संसार है, इसमें आप क्यों रुचि लेते हो? हम तो बहुत दुखिया लोग हैं, आपको बताने से लाभ क्या होगा? स्वामी दयानंद ने कहा नहीं, मुझे बताओ तो सही, जरूर, तो हो सकता है मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। जब उसने कहा कि मेरा एक छोटा बेटा था 2 वर्ष का, मैं एक विधवा हूँ, मेरे पति गुजर गए थे 2-3 साल पहले, और वो जो बच्चा है वो बीमार हो गया था, मेरी कोई आमदनी नहीं है और आमदनी न होने से बच्चे को ठीक समय पर सही में दवा नहीं दिलवा सकी और वो बच्चा दम तोड़ गया, मर गया। दिन के उजाले में मैं उसके लिए कफन भी नहीं जुटा पाई। दुनिया के लोग कहेंगे कैसी अभागी माँ है कि अपने जिगर के टुकड़े को, अपने बच्चे को ये कफन भी नहीं दे सकती। ये मान करके मैं चुप रही और अब रात को जब सब लोग सो गए तो उसको अंतिम समय में और तो कुछ नहीं था, मैंने अपनी साड़ी का एक छोटा सा पल्लू काटा और उसके ऊपर ढक करके मैं उसको कफन बना के लाई, उसको गंगा में फेंक दिया और ये कपड़ा मैं वापस ले आई हूँ, इसको सी करके मैं अपने कंधे पर डाल लूंगी।
मैंने सोचा शायद ये कहानी अतिशयोक्ति में किसी लेखक ने लिख दी होगी। हो सकता है, बहुत सारे लोग सवाल उठा सकते हैं, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी माँ के पास बेटे के लिए कफन ना हो? लोग सोच सकते हैं, किंतु मुझे इस बात का विश्वास उस दिन हुआ जिस दिन एक बहुत बड़ी जनसभा में 50,000 लोगों की जनसभा में चौधरी चरण सिंह ने एक बहुत ही दर्द भरी कहानी अपनी जुबान से, अपने मुंह से सुनाई और बोलते बोलते उनका दिल भर गया था, जुबान लड़खड़ाने लगे थी, गला भावुक हो गया था। तब वो बताने लगे कि मैं गया था कालाहांडी, अखबार में सुबह जिस समय मेरे पास फाइल दी अफसरों ने, जो आती हैं, जो रोज के अखबारों की जो कटिंग होती है वो दिखाई जाती है, प्रधानमंत्री के सामने सारे अखबार पेश किए जाते हैं कि ये आज न्यूज छपी देश के कोने कोने में। उसमें मेरी नजर एक चीज पर टिक गई कि कालाहांडी में भूख से लोग मर रहे हैं, कालाहांडी में भूख से लोग मर रहे हैं और मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। मेरे प्रधानमंत्रित्व काल में किसी कोने में, इस देश के किसी हिस्से में कोई आदमी भूख से मर गया? ये तो मेरे लिए सोचने का विषय है। और जब ये बात आई तो मैंने फौरन कालाहांडी का दौरा रखा और वहाँ के डीएम को फोन कराया कि मैं यहाँ का विजिट करना चाहता हूँ, मैं कालाहांडी के इलाके को देखना चाहता हूँ, मुझे वो घर दिखाना जो सबसे ज्यादा पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो सबसे गरीब है, वो मुझे घर दिखाना। डीएम ने बहुत दूर जाकर के आदिवासी इलाके में जहाँ कच्ची सड़क थी उसको भी ठीक ठाक कराया। प्रधानमंत्री जी जाएंगे, गाड़ियों का बड़ा कारवां होगा, कोई गड़बड़ ना हो, रास्ता ठीक होना चाहिए, लग गए उस पर। और जब चौधरी साहब गए, उनके घर वालों को भी सूचना दे दी कि प्रधानमंत्री तुम्हारे घर आने वाले हैं, तुमसे मिलेंगे, तुम्हारा तो बड़ा भाग्य खुल गया कि देश के प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे घर आ रहे हैं। उनको सूचना दी तो वो भी खुश थे। चौधरी साहब जब गए, सब गाड़ियां रुक गई, चौधरी साहब आगे बढ़े। डीएम ने कहा, ये जो झोपड़ी है चौधरी साहब, इस जिले में सबसे गरीब परिवार की झोपड़ी ये हमने चुनी है, इसकी आमदनी का कोई आधार नहीं है और ये यहाँ पर रहते हैं। चौधरी साहब ने कहा, मैं घर भीतर से देखना चाहता हूँ। और भीतर जब जाने लगे थे, एक नौजवान बेटी उसकी चौखट पकड़ करके खड़ी हो गई और चौधरी साहब से कहने लगे कि मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगी। ये बात जब वो कह रहे थे तो उनका गला रुंधने लगा था। अगला सवाल जब आया तो वो चुप हो गए भरी सभा में। कहने लगे, क्यों बेटा, क्यों नहीं जाने देते? आपको बताया नहीं है यहाँ के प्रशासन ने कि प्रधानमंत्री तुम्हारे घर आने वाले हैं? बोले, हाँ बताया है, और आपकी ये सारे आने का जो तरीका दिख रहा है, हमको लग रहा है कि आप प्रधानमंत्री ही हैं और इसलिए मैं उसके बावजूद भी मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगी। उन्होंने कहा, बात क्या है? उन्होंने कहा, मेरे घर में 3 महिलाएं हैं, 2 हम बहनें हैं, एक हमारी माँ है, हमारा बाप नहीं है, हमारा भाई नहीं है, और इन तीनों महिलाओं के बीच में 2 साड़ी हैं। जब एक को बाहर जाना पड़ता है जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए या किसी और काम के लिए, तो दूसरी को निर्वस्त्र भीतर बैठना पड़ता है। मेरी माँ भीतर बिना वस्त्र के है, मैं आपको अंदर इसलिए नहीं जा। चौधरी साहब रो पड़े इस बात